2026 वो दिन जब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत का बजट पेश किया और ये बजट इतना ऐतिहासिक था कि इसे देखकर पूरी स्टॉक मार्केट खुश हो उठी और तुरंत 1500 पॉइंट से क्रैश कर गई। अभी लोग सोने और चांदी के क्रैश से संभले नहीं थे कि स्टॉक मार्केट उनके लिए नया बवाल ले आया और कुछ घंटों के एनालिसिस के बाद समझ आया कि इस बजट में 3 बड़ी खुशियां छुपी हैं। खुशी नंबर 1, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ये पर्टिकुलर बजट एटीएम से कम नहीं था। खुशी नंबर 2, उन स्टेट्स के लिए जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, वहां ये बजट वोट बटोरने का बड़ा साधन बन गया। और खुशी नंबर 3, आम आदमी के लिए। ऐसा मत सोचिए कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला, उसे मिला 2047 के हसीन सपने और उसके लिए कुछ बदला, तो वो था निर्मला सीतारमण जी की साड़ी का कलर। बात तो सही है। भारत के बजट को समझना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट तैयार हो जाइए और गोदी मीडिया की चमक से दूर असली फैक्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बजट पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा नजर आ रहा है और आम आदमी के हितों में कम। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बस को समझते हैं, मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। इस बार का टोटल बजट रहा 53.47 लाख करोड़। इतने बड़े नंबर देख के लगा था कि इस बार भारत का डेवलपमेंट पक्के से हो जाएगा, लेकिन विकास की प्रायोरिटी को समझें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथ गया 12.2 लाख करोड़, मतलब 22% बजट चला गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के हवाले। वहीं डिफेंस को मिला 6.8 लाख करोड़, मतलब अडानी, रिलायंस और टाटा समूह की कंपनियां जो डिफेंस में काम करती हैं उनके हाथ जा रहा है 12.2 लाख करोड़। वहीं एजुकेशन, हेल्थ और मनरेगा जैसी चीजों के लिए भारत के बजट में एलोकेशन था 3.2 लाख करोड़, मतलब 130 करोड़ भारतीयों की बेसिक रिक्वायरमेंट में सिर्फ लगाए गए 3.2 लाख करोड़, जो सिर्फ टोटल बजट का 5.8% ही था। तो दोस्तों, इस डेटा से आपको एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि जहां पर ब्रिजेस और रोड पर सरकार 22% खर्च रही है पूरे बजट का, वही दवा और एजुकेशन पर सिर्फ 5.8% ही खर्च किया जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक बड़ा कारण है, सरकार ने सोचा होगा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं। लोगों का क्या है? लोगों को तो 2047 में जाकर देखना है, क्योंकि 2047 के हसीन वादे सरकार ने लोगों को दिए हैं। दूसरा बड़ा कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को जस्टिफाई करता है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। थैंक्स टू आवर सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से हमें थोड़े समय पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा मिला और वहां से एक पैटर्न बड़ा ही क्लियर हो गया। जैसे जैसे सरकार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors. वैसे वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से बीजेपी को मिल रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए 2020 की तो सरकार का बजट 4 लाख करोड़ का था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लेके। वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बीजेपी को दिए वो थे 2680 करोड़ के। इसी तरह बात की जाए 2023 की तो सरकार का बजट टोटल एलोकेशन था 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बीजेपी को 12,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं। अब जब 2026 में टोटल इन्वेस्टमेंट सरकार का बजट में 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बीजेपी को 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से मिलेंगे। ऐसी ही एक देशभक्त कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने 652 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिए पिछले कुछ समय में, और उन्हें वहां से 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले। मतलब इस देशभक्त कंपनी ने 69x का रिटर्न कमाया इन इलेक्टोरल बॉन्ड से। ना, ये डोनेशन नहीं है, ये तो देश प्रेम है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं है। अब बात की जाए भारत के डिफेंस बजट की तो 6.8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में। लेकिन आइए समझते हैं कौन है जो देश की रक्षा कर रहा है। पिछले 3 साल का डेटा अगर उठाकर देखा जाए तो अडानी समूह को 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पिछले 3 साल में डिफेंस के मिले हैं। वहीं L&T ग्रुप को कुछ 38,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले हैं और रिलायंस समूह को 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डिफेंस के मिले हैं। अगर बात की जाए टॉप 10 कॉर्पोरेट्स की तो 82% कॉन्ट्रैक्ट्स इन टॉप 10 कॉर्पोरेट्स को मिले हैं। मतलब अब डिफेंस एक फैमिली बिजनेस बन चुका है। और वहीं बात की जाए हमारे जवानों की तो रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स को पोज कर दिया गया है।
आर्मी को अब एक 4 साल का एक्सपीरियंस प्रोग्राम बना दिया गया है, जहां ना तो जॉब सिक्योरिटी है और ना ही पेंशन, और इससे भी खतरनाक 75% जवानों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। चलो ये तो अच्छा है, डेमोक्रेसी है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जवानों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, कॉर्पोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अब कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि डेमोक्रेसी में सबका विकास नहीं हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं आम आदमी की। आम आदमी के लिए हेल्थ केयर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आम आदमी के बजट में 2019 से 2026 आते आते 56% के हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट किया है। वहीं पर आईसीयू, सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो 200% से ज़्यादा के इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं। जहां पर कॉस्टिंग 200% से ज़्यादा बढ़ गई है, वहीं पर बजट सिर्फ 56% ही बढ़ पाया है। समझ नहीं आ रहा है देश में रिफॉर्म्स हो रहे हैं या स्कैम हो रहे हैं। सिमिलर पैटर्न एजुकेशन में भी नोटिस किया गया है। एजुकेशन में स्कूल फीस, कोचिंग या आईआईटी इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज की बात की जाए तो 120% से ज़्यादा की फी इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं। वहीं पर आज भी स्कूलों में 9.2 लाख पद खाली हैं। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी शायद ये है कि अगर टीचर ही नहीं होंगे तो फीस बढ़ेगी कैसे। ऐसा ही कुछ हाल फूड प्राइसेस इंडेक्स का भी है, जहां पर फूड प्राइसेस 100% से ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ चुके हैं, लेकिन मनरेगा का बजट है कि बढ़ के ही नहीं दे रहा है। 86,000 करोड़ के मनरेगा बजट के साथ ये सिमिलर है लास्ट ईयर के खर्च के साथ। मतलब देश में फूड के रेट बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी और वेजेस सेम के सेम ही हैं। लग रहा है गाँव के लोग वेट लॉस प्रोग्राम पर चले गए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पर दोस्तों, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि 2047 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ 21 साल ही तो बचे हैं। तब तक आत्मनिर्भर बनिए, अपने हॉस्पिटल्स खुद बनाइए, अपने स्कूल खुद बनाइए और अपनी इनकम खुद बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी रोड और ब्रिज बनाने में बिजी है। आइए बात करते हैं इलेक्शन स्टेट की और समझते हैं विकास की बारिश हो कहां रही है। 2026-27 में 3 से 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें यूपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और हिमाचल शामिल हैं। और ये प्योरली एक कैलेंडर बन गया है, वो भी कोइंसिडेंटल कि इन्हीं स्टेट में विकास की बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है। ना कोई प्लानिंग, ना कोई प्लॉटिंग, बस ये एक कोइंसिडेंस भर है। ऐसे ही एक स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश को बीजेपी का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री को चुनने की क्षमता है, वो भी अकेले। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है इस बजट में, आइए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में ब्रिजेस और रोड के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। वहीं डिफेंस कॉरिडोर के लिए 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 8500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के लिए भी बड़ा पैसा उत्तर प्रदेश में दिया गया है। कुल मिलाकर 1,92,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में एलोकेट किए गए हैं। वहीं सिमिलर स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु जो सिमिलर स्टेट है, वहां पर सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए हैं। आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क है इलेक्शंस का, जहां पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अभी आगे आने वाले साल में होने हैं, तमिलनाडु में इलेक्शंस हो चुके हैं। तो आप सोचकर देखिए, आने वाले समय में अभी फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे, रिबन काटे जाएंगे और मोदी जी बड़े बड़े चुनावी रैली में जाकर वहां पे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उन सरकारों को पैसा नहीं दिया है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। एक ऐसा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने अच्छे खासे एलोकेशंस किए हैं। कारण है आने वाले इलेक्शंस, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। यहाँ पर पैसा उन परियोजनाओं में दिया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट डेवलपमेंट में मोदी सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया, जहाँ पर पूरा नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ऐसे ही मेट्रो डेवलपमेंट में 26,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के परियोजना है। और आने वाले समय में मोदी जी आपको मेट्रो का फीता काटते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही पीएम आवास योजना में 4.5 लाख घर वेस्ट बंगाल के लोगों को मिलने हैं, जो कि किसी भी स्टेट से डबल से भी ज़्यादा है। मतलब बीजेपी का साफ कहना है कि जितनी भी परियोजनाएं वेस्ट बंगाल में लागू हो रही है वो मोदी जी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बैगर्स की। बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट डेटा सेंटर को लेकर आई। निर्मला सीतारमण ने 2047 तक टैक्स हॉलीडेज दे दिया उन कंपनियों को जो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेगी इंडिया में। Tax holiday till 2047
to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. ये दिया गया है फॉरेन कंपनीज को, लेकिन इसमें भारत की दो बड़ी कंपनियां, भारत के दो बड़े बिजनेस समूह शामिल हैं। पहला नाम है अडानी जी का और दूसरा नाम है अंबानी जी का। अडानी ने गूगल के साथ मिलकर 2 लाख करोड़ रुपए लगाकर वाईजैग में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया है। वहीं रिलायंस ने 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ जामनगर में डेटा सेंटर बनाया है। अब 2047 तक इन्हें किसी प्रकार के टैक्सेस नहीं देने हैं। वहीं मिडिल क्लास आदमी की बात की जाए तो टैक्स ब्रैकेट में कोई छूट नहीं दी गई है। मतलब जहां कॉर्पोरेट को इतने बड़े टैक्स इन्वेजन मिले हैं, वहीं मिडिल क्लास आदमी अभी भी टैक्स पे करता रहेगा। कॉर्पोरेट्स के लिए एक बड़ा एलोकेशन आया PLI में। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 2.5 लाख करोड़ की एलोकेशन की गई और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, कॉर्पोरेट्स को इसका 78% एलोकेट किया गया, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस को इसका 18% और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मिला 4%। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया, लेकिन ये बनकर रह गया है मेक इनकम फॉर सिलेक्टिव बिजनेसेस इन इंडिया। अब ओवरऑल वैल्यूएशन किया जाए तो इस PLI प्रोग्राम से अडानी ग्रुप को मिलने वाले हैं 8,000 करोड़, रिलायंस ग्रुप को मिलने वाले हैं 6,000 करोड़ और टाटा समूह को मिलने वाले हैं 7,000 करोड़ रुपए, जो कि मिलेंगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की फॉर्म में। कहने को तो माइक्रो और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देश का बैकबोन है, लेकिन असलियत में कॉर्पोरेट ही देश को चला रहे हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बनाइए, उस बजट से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कॉर्पोरेट को दीजिए जो आपको बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे। उन पैसों से इलेक्शन जीतिए और फिर सरकार में आइए और फिर एक बड़ा बजट बनाइए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जिन स्टेट में इलेक्शन आने वाला है वहां पर पैसा खर्चिए, लोगों को फील करवाइए, फीते काटिए और बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ कीजिए ताकि लोगों को लगे डेवलपमेंट हो रहा है। और तीसरा, आम आदमी को तो भूल ही जाइए क्योंकि 2047 के हसीन वादे आम आदमी को दिखाए गए हैं। 2047 तक आम आदमी आत्मनिर्भर बन चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये स्पेशल बजट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी राय को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।